हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम एलसीआर सीरीज सर्किट को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि इम्पीडेंस ऑफ द एलसीआर सीरीज सर्किट, ये फॉर्मूला आया था Z इक्वल टू आ रहा था अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने इम्पीडेंस के लिए ड्राइव कराया था फेजर डायग्राम्स की मदद से। यहाँ पे जो एक्सएल होता है वो क्या होता है, ओमेगा एल होता है, और जिसकी वैल्यू क्या होती है 2 पाई न्यू एल। मींस एक्सएल इज डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, मींस एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई। सेम ईयर एक्सी का जो फॉर्मूला होता था 1 अपॉन ओमेगा सी होता है, और जिसकी वैल्यू होती है 2 पाई न्यू सी। मींस एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। मोर फ्रीक्वेंसी less capacitive reactance, more frequency more inductive reactance। means XL और XC जो है फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट फंक्शन है, R फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट फंक्शन है। R की वैल्यू फिक्स्ड होती है, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी चेंज होंगी तो XL और XC की वैल्यू भी क्या करेगी, वेरी करेगी। अब आप देखिए एक टर्म आता है मेरे यहां पे रेजोनेंस कंडीशन। एक बार देखें, आज हम डिस्कस करेंगे रेजोनेंस कंडीशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकल वगैरह भी इस पर पूछे जाते हैं। मान लीजिए मित्रों, एलसीआर सीरीज सर्किट की बात कर रहे हैं। सर्किट में रजिस्टर है, इंडक्टर है और एक कैपेसिटर लगा हुआ है। एसी सोर्स, कोई दिक्कत है ही नहीं आपको, आर एल सी। तो मैंने बताया था ये जो रजिस्टर है इसके थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है, बी आर। इसके थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप बी एल, और कैपेसिटर के थ्रू बी सी। तो हम बहुत ही वेल नोन है, बी आर की जो वैल्यू होती है आई आर, बी एल की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, आई एक्सएल, और BC की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, IXC। ये तीनों एलिमेंट्स के थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप निकल के आ गए। लेकिन अब बात आती है रेजोनेंस कंडीशन क्या है। जैसे हमने बताया था आपको इंपीडेंस ऑफ दिस एलसीआर सर्किट, इंपीडेंस ऑफ द एलसीआर सर्किट, एलसीआर सीरीज सर्किट। क्या फॉर्मूला है, Z इक्वल टू मैंने बता रखा है आपको आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब आप इस फॉर्मूला को देखिए, एक्सएल माइनस एक्सी है। अगर ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर हो जाए तो Z की वैल्यू सबसे कम आएगी, क्योंकि जो एक्सएल होता है, एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा एल, मींस 2 पाई न्यू एल, और एक्सी की वैल्यू होती है 1 अपॉन ओमेगा सी, इसे हम कहते हैं 1 अपॉन 2 पाई न्यू सी। अब आप देखें यहां पे जो एक्सएल है वो केवल किस पर डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे। एल की वैल्यू फिक्स्ड है, मींस मैं सप्लाई की फ्रीक्वेंसी में चेंज करूं तो एक्सएल और एक्सी दोनों चेंज होंगे। एक कंडीशन, एक फ्रीक्वेंसी ऐसी मिलेगी मुझे जिस पे ये दोनों वैल्यू सेम हो सकती हैं, सेम होंगी। एक निश्चित फ्रीक्वेंसी होगी जिस पे एक्सएल और एक्सी की वैल्यू क्या होगी, आपस में बराबर होंगी। उस स्पेशल फ्रीक्वेंसी के लिए जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, सबसे कम आ जाएगी। अगर सर्किट का इंपीडेंस कम है तो करंट की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। उस कंडीशन में जो सर्किट होता है उसे हम कहते हैं रेजोनेंट सर्किट। मींस इफ करंट फ्लो इन दी सर्किट maximum, if maximum current flow in the circuit, then the circuit is called resonant circuit। बात समझ में आ गई? मैं क्या बता रहा हूं आपको, if maximum current flow in the circuit, then circuit is called resonant circuit। रेजोनेंट सर्किट, रेजोनेंट सर्किट से मतलब है सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो कर रही है।
अब आप और हम दोनों जानते हैं मैक्सिमम करंट कब फ्लो कर सकती है, जब सर्किट का इंपीडेंस सबसे कम हो। फॉर मैक्सिमम करंट हमने क्या बताया, फॉर मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट इंपीडेंस इज मिनिमम, इंपीडेंस ऑफ द सर्किट इज मिनिमम, शुड बी मिनिमम। तो इंपीडेंस मिनिमम होने के लिए आपके पास क्या कंडीशन होनी चाहिए, एक्सएल और एक्सी दोनों बराबर होनी चाहिए। तो यही कंडीशन आ गई रेजोनेंस कंडीशन। तो रेजोनेंस कंडीशन क्या है, हेंस फॉर रेजोनेंस मित्रों एक्सएल की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, एक्सी के बराबर होनी चाहिए। दिस कंडीशन इज कॉल्ड रेजोनेंस कंडीशन। दिस कंडीशन इज कॉल्ड रेजोनेंस कंडीशन। अब आपकी समझ में आ गया। रेजोनेंस कंडीशन में क्या है कि हमें सर्किट का जो इंपीडेंस है वो क्या रखना है, मिनिमम रखना है, और मिनिमम होने के लिए एक्सएल और एक्सी बराबर होने चाहिए। ओके, तो रेजोनेंस कंडीशन इज एक्सएल इक्वल टू एक्सी। अब आप एक और चीज देखिए, एक्सएल की वैल्यू क्या बताइए, ओमेगा एल, एक्सी की वैल्यू क्या बताइए, 1 ओमेगा सी। ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही ये पॉसिबल है। इट मींस मान लीजिए एक्सएल का मतलब क्या होता है, ओमेगा एल, ओमेगा स्पेशल कर रहा हूं मैं से, ओमेगा नॉट एल बराबर क्या होगा, 1 ओमेगा नॉट सी। तो यहां से क्या मिला, तो ओमेगा नॉट इक्वल टू आ गया 1/√LC। इस ओमेगा नॉट को हम कहते हैं एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। मित्रों एक बात विशेष ध्यान दीजिए, एक्सएल और एक्सी हर फ्रीक्वेंसी पे बराबर नहीं हो सकते। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है जिस पे ये दोनों वैल्यू बराबर होती है, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को मैंने मान लिया ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट मींस एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, बराबर कर दिया मैंने और इसे स्पेशलाइज कर दिया नॉट लगा करके। तो नॉट की वैल्यू ये आ गई, ओमेगा नॉट इक्वल टू 1/√LC। मैं हटा दूं इसे, आगे देखिए, ये क्लियर हुआ। अब आप देखें यहां पे, जब एक्स ओमेगा नॉट का एक और मीनिंग आता है 2 पाई न्यू, ओमेगा इक्वल टू ये होता है। यहां पे ये जो न्यू नॉट है इसे हम कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो यहां से इस फॉर्मूला में डाले तो न्यू नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 पाई√LC। दिस इज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी at which impedance of the circuit is Z equal to R। ये आ गया जी। अब और देखिए, जब XL बराबर XC है तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो Z की वैल्यू क्या आ जाएगी, R। इन रेजोनेंस सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, हेंस इन रेजोनेंस सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव नेचर। सर्किट प्योरली रेजिस्टिव नेचर का होता है जी। और एक और बात होता है, जब सर्किट प्योरली रेजिस्टिव नेचर का हो गया तो क्या होगा, तो फाई मींस करंट और वोल्टेज में जो फेज डिफरेंस होगा वो 0 होगा। देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, मींस करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज। फाई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये 4-5 फॉर्मूला आ गए हमारे पास किसके, रेजोनेंस कंडीशन के लिए। आपकी ये समझ में आ गया होगा। हटा दूं मैं से, देखिए तो एक बार रिमाइंड करा देते हैं आपको। इंपीडेंस की वैल्यू क्या थी, √R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, है ना। इन रेजोनेंस क्या बताया था, XL बराबर क्या बताया, XC। XL की वैल्यू
एक्सएल की वैल्यू एक्ससी के बराबर है, तो जेड की वैल्यू किसके बराबर आ गई, आर के बराबर आ गई। फेज डिफरेंस कितना हो गया, 0 हो गया। ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या आ गई, 1/√LC हो गया जी। न्यू नॉट की वैल्यू क्या आ गई, 1/2π√LC। ये पांचों फॉर्मूला जो है रेजोनेंस कंडीशन को शो करते हैं। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन लेते हैं पहले। देखिए भाई, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक एलिमेंट्स रखे हैं जो सीरीज में हैं। जैसे 40 ओम है, ये 0.5 मिली हेनरी है, और ये 6 माइक्रोफेराड है का कैपेसिटर है, और इसे मैंने 220 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। क्वेश्चन कहता है सर्किट इज इन रेजोनेंस इफ सर्किट इज इन रेजोनेंस, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, आरएमएस वैल्यू क्या होगी। बहुत सही से आप जानते हैं रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है, एक्सएल इक्वल टू एक्ससी होता है। तो सर्किट का जो इंपीडेंस है, इंपीडेंस की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, जेड इक्वल टू आर। इस फिगर से हमें कोई मतलब नहीं रहा, तो इसका मीनिंग क्या होगा, जेड की वैल्यू आ गई 40 ओम, है ना। और हमें बीआरएमएस गिवन है, कितना है, 220 वोल्ट। तो करंट निकाल देंगे आप, आईआरएमएस की वैल्यू क्या हो गई, बीआरएमएस अपॉन जेड। बीआरएमएस 220, जेड की वैल्यू कितनी है 40, तो कितना आ गया, तो आईआरएमएस आ गया 11/2 मींस 5.5 एम्पियर। ये आंसर आ गया। मैं आपसे पूछता रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी न्यू बराबर क्या होता है, 1/2π√LC। एल पता है आपको, सी पता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। समझ में आ गया। मैं आपसे ये कहता जी, इन 3 एलिमेंट्स के थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, बी आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आई आर, आई पता आ गया, आर की वैल्यू पता है। बी एल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आई एक्सएल, आई एक्सएल, और एक्सएल निकालने का तरीका क्या है, 2π न्यू नॉट है, 2π न्यू नॉट। पहले यहां से न्यू नॉट निकालेंगे, एल की वैल्यू गिवन है, एक्सएल आ जाएगा। अब एक्ससी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, जितना एक्सएल होता है उतना ही एक्ससी आएगा रेजोनेंस कंडीशन में। तो बीसी जितना बीएल आएगा उतना ही क्या होगा, बीसी की वैल्यू होगी। समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ द सर्किट, नेचर ऑफ द सर्किट व्हेन नंबर फर्स्ट frequency of the supply is equal to nu naught, second nu is less than nu naught, third nu is greater than nu naught। ये nu क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई, nu naught क्या है, फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। अब हमें तीनों कंडीशंस में सर्किट का नेचर पता करना है। तो जैसे मान लीजिए न्यू बराबर, पहली कंडीशन बात करें, न्यू बराबर हमारे पास न्यू नॉट है, न्यू बराबर न्यू नॉट होता था, तो इस कंडीशन में एक्सएल किसके बराबर होता है, एक्ससी के। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जेड किसके बराबर आ गया, आर के। सो जेड इक्वल टू आर। सर्किट में केवल क्या बचा, आर एलिमेंट बचा। ये दोनों एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, मींस बीएल और बीसी का इफेक्ट एक दूसरे को रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, तो जेड किसके बराबर आ गया, आर के। तो नेचर कैसा हो गया, प्योरली रेजिस्टिव नेचर, प्योरली रेजिस्टिव नेचर, पहली कंडीशन। सेकेंड कंडीशन देखिए, न्यू इज लेस देन न्यू नॉट। मित्रों एक्सएल बराबर होता है 2π न्यू एल के, एक्ससी की जो वैल्यू होती है वो होती है 2π न्यू सी, 1/2π न्यू सी के। अब जैसे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे
XL इक्वल टू XC, समझने का प्रयास करते हैं। अब फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से कम है तो XL की वैल्यू कम हो गई, XC की वैल्यू ज्यादा हो गई। फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे कम करेंगे XC बढ़ेगा, XL कम होगा। तो इस वाली कंडीशन में क्या होगा, XC इज ग्रेटर देन XL, XC इज ग्रेटर देन XL। तो हमारे पास जो Z होता था वो कितना होता है, Z की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो XC ज्यादा है इस कंडीशन में, तो R तो रहेगा ही, XC का इफेक्ट बढ़ गया, तो सर्किट का नेचर कैसा हो गया, नेचर ऑफ द सर्किट कैपेसिटिव नेचर हो गया, कैपेसिटिव नेचर। लेकिन मैं प्योर कैपेसिटिव नेचर नहीं कह रहा, क्योंकि R ऑलरेडी उसमें प्रेजेंट है। समझ में आ गया होगा। और थर्ड पॉइंट हम निकालें तो क्या होगा, थर्ड के लिए न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट है। इसका मीनिंग क्या है, इस कंडीशन में XL की वैल्यू ज्यादा होगी XC से। जब XL ज्यादा है XC से तो नेचर कैसा हो गया, इंडक्टिव नेचर हो गया, इंडक्टिव नेचर आ गया। समझ में आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे तैयार कीजिए। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, ये हटा दें। क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन इंपीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी और इंपीडेंस में ग्राफ ड्रॉ करना है फॉर LCR सीरीज सर्किट। तो सिंपल है, आपकी समझ में आ गया होगा, ये आप बड़े आराम से कर सकते हैं। मैं इधर इंपीडेंस ले रहा हूं, इधर मैं फ्रीक्वेंसी ले रहा हूं। तो देखिए हमने क्या बताया था आपको, जब फ्रीक्वेंसी न्यू बराबर न्यू नॉट है तो Z की वैल्यू किसके बराबर होती है, R के। मींस इस वाली फ्रीक्वेंसी पे Z सबसे कम होता है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी को कम करूं या ज्यादा करूं, Z की वैल्यू चेंज होगी। मींस Z की वैल्यू R से हमेशा ज्यादा होगी। मींस फ्रीक्वेंसी इज लेस देन न्यू नॉट, तो भी क्या होगा, जो Z होगा वो बढ़ता जाएगा। मींस कैपेसिटिव इफेक्ट बढ़ रहा है इसका। कैसा इफेक्ट बढ़ रहा है, कैपेसिटिव इफेक्ट। अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊं न्यू नॉट से तो कैसा इफेक्ट बढ़ रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ रहा है। मींस इन दोनों ही केसेस में रेजिस्टेंस मींस इंपीडेंस बढ़ेगा। यहां पे इंपीडेंस सबसे कम होगा तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है ये न्यू नॉट है यहां पे, तो सबसे कम रेजिस्टेंस हो गया। कितना होगा, इस पे Z बराबर आ रहा है। अब मैं इस फ्रीक्वेंसी को कम करूं या ज्यादा करूं, इंपीडेंस बढ़ेगा। ये इस वाली सिचुएशन, समझ में आ गया होगा। फ्रीक्वेंसी अगर न्यू नॉट के बराबर है तो इंपीडेंस सबसे कम होगा। फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से कम है तब भी इंपीडेंस बढ़ेगा। मींस कैपेसिटिव नेचर है इधर फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, इंडक्टिव नेचर बढ़ता जा रहा है, मींस इंपीडेंस बढ़ता जा रहा है। दिस इज द ग्राफ बिटवीन इंपीडेंस एंड फ्रीक्वेंसी फॉर LCR सीरीज सर्किट। अगर मैं यहीं पे आपसे एक और क्वेश्चन इसमें ऐड करूं कि करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ क्या होगा, तो ग्राफ ऐसा आ जाएगा। देखिए ये यहां पे क्या होगा, सबसे ज्यादा मतलब करंट होगा, क्यों, इस पॉइंट पे इंपीडेंस सबसे कम है, फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, इंपीडेंस सबसे कम है, Z की वैल्यू सबसे कम है यहां पे। बाकी केस में करंट की वैल्यू घटती जाएगी। ये करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ हो गया, जस्ट इसका उल्टा। एकदम समझ में आ गया होगा। तो ये था रेजोनेंस कंडीशन फॉर LCR सीरीज सर्किट। इसी टॉपिक को और कंटिन्यू कर रहे हैं, इसी से लिंक टॉपिक है क्वालिटी फैक्टर। मित्रों, क्वालिटी फैक्टर
क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? क्वालिटी फैक्टर मित्रों जो एसी रिपल्स होती हैं उनकी शार्पनेस को मेजर करता है। क्वालिटी फैक्टर मेजर द शार्पनेस ऑफ द एसी रिपल्स। अब आती है एसी रिपल्स क्या होती है। देखिए जैसे अभी हम बात कर रहे थे, ये फ्रीक्वेंसी और ये करंट ऐसे। अगर मान लीजिए सर्किट का रेजिस्टेंस हाई है तो ये शार्पनेस रिपल्स की बहुत अच्छी नहीं है। सर्किट के रेजिस्टेंस को मैंने थोड़ा और बढ़ा दिया, शार्पनेस थोड़ी बढ़ गई। मैंने सर्किट के को रेजोनेंस कंडीशन में ला दिया तो देखिए शार्पनेस ज्यादा हो गई। रेजोनेंस कंडीशन में शार्पनेस क्या हो गई? बढ़ गई, रिपल्स की शार्पनेस। तो ये वाला कंडीशन किसके लिए हो सकती है? Z इक्वल टू R के लिए। ये मॉडरेट रेजिस्टेंस और ये हाई रेजिस्टेंस। जैसे जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती जाती है शार्पनेस बढ़ती जाती है। तो जो क्वालिटी फैक्टर है वो शार्पनेस को रिप्रेजेंट करता है। मैथमेटिक्स क्या कहता है? मैथमेटिकली इन रेजोनेंस, ऐसे कर लेते हैं, मैथमेटिकली इन रेजोनेंस the ratio of the voltage across L or C to the applied voltage is called quality factor। क्वालिटी फैक्टर को मेजर करने का तरीका क्या है? दैट इज Q फैक्टर इक्वल टू आ गया क्या? वोल्टेज अक्रॉस L और C अपॉन अप्लाइड वोल्टेज। L और C क्यों कह रहा हूं? रेजोनेंस कंडीशन में जो BL है वो किसके बराबर होता है? BC के। चाहे L के अक्रॉस ले लीजिए चाहे C के अक्रॉस ले लीजिए। वोल्टेज अक्रॉस L अपॉन अप्लाइड वोल्टेज। अब इसका फॉर्मूला लिखें, देखिए ये आ गया जी क्वालिटी फैक्टर। तो वोल्टेज अक्रॉस एल क्या होगा? बीएल होगा अपॉन अप्लाइड वोल्टेज कितनी हो जाएगी? वीआर, क्योंकि बीएल और बीसी एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर देते हैं, इनकी डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट होती है। तो केवल क्या बचेगा? टोटल वीआर बचेगा। तो बीएल की वैल्यू क्या हो गई? आई एक्सएल हो सकता है और यहां पे आई आर। एक्सएल का मतलब क्या होता है? ओमेगा नॉट एल अपॉन आर। और मित्रों ओमेगा नॉट का मतलब है यहां पे 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। तो वैल्यू डाल दीजिए। तो क्यू फैक्टर की जो वैल्यू आ जाएगी क्या आएगी? बराबर आ गया 1 अपॉन आर अंडर रूट एल अपॉन सी। ये फॉर्मूला आ गया। इस पे कभी कभी 1 नंबर में 2 नंबर में न्यूमेरिकल आ जाता है, क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन करने के लिए पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपकी समझ में ये क्वालिटी फैक्टर और रेजोनेंस कंडीशन मेरे ख्याल से 100% समझ में आया होगा। 1-2 बार वीडियो को देखिए और ज्यादा क्लियर हो सकता है। किताब पढ़िए और क्वेश्चंस लगाइए, उम्मीद है कि आपकी समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।